नमस्कार। स्टडी IQS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा चर्चा में है ब्रिक्स सम्मेलन के बाद, और ये टर्म है CBAM। यूरोपियन यूनियन का ये CBAM एक मैकेनिज्म है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई ये मैकेनिज्म क्या है, और ब्रिक्स कंट्रीज ने इसकी आलोचना की है और इसे रिजेक्ट किया है। ये पहले से लागू है, लेकिन फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स ने कंडेम किया है। तो सवाल है कि CBAM क्या है। अगर लेमन में कहें तो इसको कहते हैं यूरोप का कार्बन बॉर्डर टैक्स, जिससे इंडिया को और विकासशील देशों को ठीक ठाक नुकसान होता है। तो इस वीडियो में CBAM को समझते हैं, किस तरह का नुकसान है, क्यों विरोध हो रहा है, और CBAM के पीछे लॉजिक क्या है यूरोपियन यूनियन का, कितने फेज में इसको चलाया जाएगा। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है CBAM। यूरोपियन यूनियन ने 2023 में इसे लागू किया था, और इसका फर्स्ट फेज अभी 2023 से 2025 तक चल रहा है, और 2026 से 1 जनवरी 2026 से इसका सेकेंड फेज, जो कि डेफिनिट फेज है, उसको शुरू किया जाएगा। इसलिए यह लगातार चर्चा में बना भी रहेगा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा समझ लीजिए। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM का फुल फॉर्म है, और यह एक तरीके से कार्बन टैक्स की तरह है। जब हम कह रहे हैं कार्बन टैक्स की तरह है, तो EU के जो कंट्रीज हैं वो जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं सामान, प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट पर इस हिसाब से कि इन प्रोडक्ट्स के बनने में कितना कार्बन एमिशन हुआ होगा, इस हिसाब से इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाना, शुल्क लगाना, आयात शुल्क लगाना, यही इसका मैकेनिज्म है। तो एक तरीके के टैक्स की तरह है। तो यूरोप का जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, ये EU की तुलना में जिन देशों में प्रोडक्ट को बनाने में जलवायु नियमों में ढील है, जलवायु नियम उतने सख्त नहीं है दूसरे देशों में, वहां से जब कोई प्रोडक्ट आयात होता है तो उन पर आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। मैकेनिज्म मूलतः यही है। अब आ जाइए, EU में आयातित कोई उत्पाद जिसमें यूरोप में उस उत्पाद के लिए निर्धारित जो उत्सर्जन मानक है, उससे जब अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है तो ये ड्यूटी लगाई जाती है। और ये समझ लीजिए कि ये शुल्क 25-30% भी हो सकता है, और यहां तक कि 50% तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि उस उत्पाद को बनाने में कितना कार्बन एमिशन हुआ है। तो EU के फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का ये एक घटक है। फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का मतलब क्या हुआ कि 2030 तक 55% की गिरावट करनी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 की तुलना में अगर कंपेयर करके देखें तो 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% तक की कमी ले आनी है। इसको कहते हैं EU का फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। इसी का एक घटक है CBAM। ठीक है, EU प्रोडक्ट्स के लिए जितना कार्बन उत्सर्जन मूल्य का भुगतान हुआ है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है। कैसे बनेगा ये लेवल प्लेइंग फील्ड? क्यों बना है CBAM? कि भाई EU के प्रोडक्ट्स, यानी यूरोपियन यूनियन के भीतर जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसको बनाने में जितना कार्बन उत्सर्जन मूल्य का भुगतान हुआ है, उतना ही जो बाहर के कंट्रीज से आयातित उत्पाद हैं उन पर भी लगे, तब जाकर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। भाई यूरोपियन यूनियन के भीतर मान लीजिए एक कंट्री है A, इसने एल्यूमिनियम बनाया या फिर स्टील का प्रोडक्शन किया। स्टील को प्रोड्यूस करने में इसने जितना पैसा खर्च किया है कार्बन एमिशन की भरपाई के तौर पर, अगर इसने इंडिया से भी जब स्टील को इंपोर्ट किया तो उतना पैसा इस पर भी लगाया जाए। ठीक है, उतना भुगतान इंडिया भी करे, तब जाकर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। तो यही प्राइमरी लक्ष्य है इसका, कि कार्बन लीकेज को रोकना। और कार्बन लीकेज कब होगा? कार्बन लीकेज तब होगा जब जो नॉन EU उत्पाद हैं वो बिना कार्बन उत्सर्जन की कीमत चुकाए EU के बाजार में आ जाएं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लें। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई EU का उत्पाद है, EU के उत्पाद ने तो कार्बन के एमिशन के लिए भुगतान किया है, लेकिन मान लीजिए कोई कंट्री है, लेट्स से म्यांमार को ले लेते हैं। अब म्यांमार ने कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान नहीं किया है, लेकिन म्यांमार का मार्केट से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ये EU के मार्केट में जा रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो इसको मिल रहा है, लेकिन बिना कार्बन उत्सर्जन की कीमत चुकाए। तो इसको कहेंगे कि कार्बन लीकेज की समस्या है, यहां कार्बन लीकेज हो रहा है। कार्बन लीकेज का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई EU उत्पादों का उत्पादन किसी ऐसी कंट्री में रिलोकेट कर दें जहां कार्बन प्राइसिंग स्कीम है ही नहीं। यानी EU में मान लीजिए एक सामान बनता था EU के एक कंट्री में, यहां पर कार्बन उत्सर्जन के लिए पैसा देना पड़ता था। ठीक है, कार्बन एमिशन के लिए चार्ज देना पड़ता था। इसने अपना प्रोडक्शन यूनिट साउथ एशिया में जाकर कहीं लगाया, और वहां पर कार्बन उत्सर्जन के लिए कोई प्राइस मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी पैसा नहीं देना है। तो क्या होगा, अब ये कंपनी, एक कंट्री की जो प्रोडक्ट बन रहा है, अब ये कार्बन एमिशन वाले चार्ज से बच जाएगा। तो इसको भी कार्बन लीकेज कहेंगे। और इस कंडीशन में दूसरी बात हो सकती है कि यहां पर ये प्रोडक्शन अपना गिरा दे और बाहर के देशों में प्रोडक्शन बढ़ा दे, तो भी कार्बन लीकेज की समस्या आ सकती है। तो
जो प्राइमरी इसका लक्ष्य है यही कि कार्बन लीकेज को रोकना, और कार्बन लीकेज से क्या मतलब हो सकता है ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर मेरा पता है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और प्रतिज्ञा बैच के बारे में आप जानते हैं, लेकिन 7 जुलाई वाले बैच में अभी भी एडमिशन ओपन है, 15 जुलाई तक ये एडमिशन शुरू है। और अमृत लाइव कोड यूज करने पर इस बार बैच की कीमत 9,999 रुपए से ही शुरू है 2026 के लिए, तो मैं बता ही रहा हूं। 2027 और 2028 के लिए भी बैच उपलब्ध है, आप एडमिशन ले सकते हैं। कैसे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप उस लैंडिंग पेज पर पहुंच जाइएगा जहां सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वहां पढ़कर अच्छे से जांच कर और वहीं अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले लीजिए। कैसे लागू होगा सीबीएएम? मैंने जब अभी आपको बताया था अभी कि 2 फेज में ये लागू होगा, और पहला फेज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ऑलरेडी चल रहा है 2023 से ही। तो अक्टूबर 1 2023 से दिसंबर 31 2025 तक ये पहला फेज ऑलरेडी रन कर रहा है, जिसको ईयू ने कहा है ट्रांजिशनल फेज। ये ट्रांजिशन का चरण है, संक्रमण काल है। इसमें क्वार्टरली रिपोर्ट अनिवार्य होता है। क्वार्टरली रिपोर्ट का मतलब हुआ कि भाई ईयू में जो भी आयात हो रहा है, अगर आयात हो रहा है तो जो भी कंपनी इसको आयात कर रही है वो एक क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करे कि कितना कार्बन एमिशन हुआ और क्या मैकेनिज्म इसने अपनाया। ठीक है, जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है, कोई फाइनेंशियल एडजस्टमेंट नहीं होगा। 50 यूरो पर टन के हिसाब से, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के हिसाब से 50 यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यहां पर पहला फेज जो चल रहा है वो बहुत रिजिड नहीं, लेकिन जो सेकेंड फेज शुरू होगा वो बहुत रिजिड होगा। और ट्रांजिशन फेज के दौरान किन किन वस्तुओं पर, किन किन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाया जा रहा है, वो है लोहा और स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, विद्युत। इन सब के इंपोर्ट पर अभी लगाया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है कार्बन एमिशन चार्ज। लेकिन जो सेकेंड फेज होगा 1 जनवरी 2026 से, तो दायरा बढ़ जाएगा। दूसरा फेज कहते हैं डेफिनिट फेज, यानी जनवरी 1 2026 से डेफिनिट फेज आएगा और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अभी तक देखिए रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पहले फेज में चल रही है, इसको वेरीफाई नहीं किया जा रहा है ईयू की तरफ से। लेकिन 2026 1 जनवरी से अब जो भी रिपोर्टिंग होगी कि भाई एक कंपनी है अगर ईयू के भीतर बैठी हुई, इसने वस्तु आयात किया और इसने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट कैसे करेगा? ये मान लीजिए म्यांमार में इससे प्रोडक्ट को मंगा रहा है अपने यहां, तो म्यांमार से पूछेगा ये कि भाई तुम्हारे यहां इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कार्बन एमिशन हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग करेगा ईयू के पास। ये रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, लेकिन अब इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा 2026 से और आयातित उत्पादों का दायरा बढ़ जाएगा। जो अभी हमने लिस्ट देखा कि लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, ये लिस्ट है, इसके साथ और भी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और धीरे धीरे 2030 तक सारे ही उत्पाद ऑलमोस्ट इसके दायरे में आ जाएंगे। यानी ऑलमोस्ट सारे उत्पाद जितने भी आयात होंगे उन सब पर देखा जाएगा कि कार्बन एमिशन चार्ज दिया गया है कि नहीं। और ध्यान रखिए कि पूरी दुनिया के इंपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट दुनिया का 15% इंपोर्ट ईयू कंट्रीज करती हैं, यानी एक बड़ा मामला है। ठीक है, दूसरे फेज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? दूसरे फेज में कार्बनिक रसायन और पॉलीमर्स भी आ जाएंगे, जिससे गैस और तेल के उत्पाद भी इसके दायरे में आ जाएंगे, उन पर भी टैक्स लगने लगेगा। और 2030 तक तो ऑलमोस्ट सारे उत्पाद आ जाएंगे, जिसमें ये उत्पाद भी शामिल हैं क्रूड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनऑर्गेनिक बेसिक केमिकल्स, इंडस्ट्रियल गैसेज, सिंथेटिक रबर, नॉन फेरस मेटल्स, ये सारे भी आ जाएंगे और बाकी भी आ जाएंगे। इसका दायरा ऑलमोस्ट 100% उत्पादों पर हो जाएगा 2030 तक, ऐसा कहा जा रहा है ईयू की तरफ से। ठीक है, कैसे काम करेगा सीबीएएम? देखिए, सीबीएएम के दायरे में जो भी उद्योग आ गए वो आयातित उत्पाद को बनाने में उत्सर्जित कार्बन की रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो जो उद्योग का मतलब ईयू के भीतर जो भी बिजनेसेस हैं, वो जब इंपोर्ट करेंगे तो वो रिपोर्ट देंगे ईयू को कि भैया ये आयातित उत्पाद है, इसको बनाने में इतना कार्बन एमिशन हुआ है। टोटल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रिपोर्ट इनको सौंपना है। इसमें एनर्जी यूज में कितना कार्बन एमिशन हुआ है, जैसे विद्युत का इस्तेमाल हुआ तो विद्युत में कितना कार्बन एमिशन हुआ। अब इंडिया जैसे कंट्री के लिए यहीं पर संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ विद्युत का या ऊर्जा का जितना भी प्रोडक्शन है वो ज्यादातर जीवाश्म ईंधन पर डिपेंड करता है। 75% के आसपास तो कोयले का इस्तेमाल होता है इसमें। तो इस कंडीशन में कार्बन एमिशन हमारे यहां इसमें ज्यादा होता है, और कार्बन एमिशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उस पर शुल्क ज्यादा लगाया जाएगा, टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। उस कंडीशन में हमारे यहां के सामान जब एक्सपोर्ट होंगे और ईयू इंपोर्ट करेगा उसको, तो वो वहां बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे और कॉम्पिटिटिवनेस से बाहर हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं बचेंगे। कौन खरीदेगा इतना महंगा सामान? तो विनिर्माण प्रक्रिया को मिलाकर और ऊर्जा इस्तेमाल को मिलाकर टोटल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन रिपोर्ट को सबमिट करना होता है सीबीएएम में। रिपोर्टिंग फेज मैनर में लागू होगी।
ट्रांजिशन फेज में कुछ कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, यानी अभी जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है उसमें कुछ सेक्टर्स को रखा गया है जो कार्बन इंटेंसिव हैं, जैसे स्टील। मैंने अभी पहला में लिस्ट बताया ना कि भाई लोहा और स्टील के जो उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, ये सब कार्बन इंटेंसिव है, इसमें ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो पहले फेज में, ट्रांजिशन फेज में इन सबको रखा गया है। अब एक सर्टिफिकेट सिस्टम है कि कार्बन सर्टिफिकेट सिस्टम जो आप हर जगह पढ़ेंगे, ये कैसे काम करता है। देखिए, यूरोपीय संघ के जो आयातक हैं, यानी यूरोपियन यूनियन के भीतर बैठा हुआ कंट्री, मान लीजिए ए है, ये इंपोर्ट कर रहा है, ये कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन सर्टिफिकेट खरीदेंगे। ठीक है, जो भुगतान किया गया होता है यदि माल यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के तहत उत्पादित किया होता। मान लीजिए इसने इंडिया से मंगाया 1 टन स्टील, ठीक है, या 1 टन लोहा, 1 टन लोहा मंगाया, ठीक है। 1 टन लोहा बनाने में एक कंट्री को या ईयू के भीतर, यूरोपीय संघ के भीतर, इसको कितना भुगतान करना होता कार्बन एमिशन के नाम पे, उतने का ये कार्बन सर्टिफिकेट खरीद लेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया में बन रहा है तो इंडिया में एमिशन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से यहां कार्बन सर्टिफिकेट खरीद लेगा एक कंट्री। अब इसके उल्टा देखिए, जब कोई गैर यूरोपीय संघ उत्पादक, जैसे इंडिया ने कहा कि भाई मैंने एक तीसरी कंट्री, मान लीजिए म्यांमार है, इंडिया ने कहा कि मैंने म्यांमार से आयात किया था और कार्बन के लिए कीमत चुका दिया था, और उसके बाद मैं ये आपको भेज रहा हूं ए को। ध्यान से समझिए, एक पहला कंडीशन हमने देखा कि ईयू के भीतर एक कंट्री है ए, और एक कंट्री ने इंडिया से मंगाया है लोहा। ठीक, अब इस लोहा को बनाने में जितना कार्बन एमिशन होता और जितने का भुगतान ए करता, अगर ईयू के भीतर बनता, उतने का ये सर्टिफिकेट खरीदता है, कार्बन सर्टिफिकेट। लेकिन मान लीजिए इंडिया ने कहा कि भाई मैंने ये लोहा मंगाया था म्यांमार से, मेरे यहां उत्पादित नहीं हुआ था, मैंने खुद इंपोर्ट किया था, और उसके लिए मैंने कार्बन का जो एमिशन चार्ज है वो चुका दिया था। ठीक, तो फिर इंडिया ए को जब बताएगा तो ये पैसा ए के लिए माफ हो जाएगा। तो कह रहा है इसके विपरीत जब कोई गैर यूरोपीय संघ उत्पादक ये दिखा दे कि उसने किसी तीसरे देश में आयातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कार्बन के लिए पहले ही कीमत चुका दी है, तो यूरोपीय संघ के आयातक के लिए संबंधित लागत पूरी तरह से घटाई जा सकती है। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, लेकिन इसका सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। विकासशील देशों को क्या आपत्ति है? भाई भारत जैसे देश में जो निर्मित है स्टील या सीमेंट, इन सब वस्तुओं पर मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि महंगी हो जाएंगी, क्योंकि भारत में कार्बन एमिशन ज्यादा है। मैंने बताया कि एनर्जी का सोर्स ही हमारा ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है, कोयले का इस्तेमाल ज्यादा है। तो अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में जब इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, और हर विकासशील देश के पास ज्यादा होता है डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी तकनीक नहीं है, हम अभी डेवलपमेंट की राह पर हैं। उस कंडीशन में जब कार्बन एमिशन के लिए, उत्सर्जन के लिए पैसा देने की बारी आएगी, यानी टैक्स लगाया जाएगा वहां, तो हमारे यहां के प्रोडक्ट जाकर वहां महंगे हो जाएंगे और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। तो भारत और चीन सहित जितने विकासशील देश हैं सबका विरोध है, और मैंने अभी बताया ब्रिक्स ने भी विरोध किया है, और इन्होंने कहा कि एक तरफा और अनुचित ट्रेड बैरियर है ये, जिसको तुरंत हटाना चाहिए। दूसरा, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, चाहे व्यापार पर हो, जलवायु पर हैं, उन सब का ये उल्लंघन करता है, और इसलिए लगातार आपत्ति जताई जाती है। भारत को नुकसान क्या क्या है? देखिए, भारतीय उत्पादों की कार्बन तीव्रता यूरोपीय संघ की तुलना में या बाकी देशों की तुलना में ज्यादा है। मैंने रीजन बता दिया कि भारत में कोयले से उत्पन्न होने वाली विद्युत का अनुपात है 75% के आसपास, जो यूरोपीय संघ से अगर आप तुलना करेंगे तो 15% यूरोपीय संघ में, वैश्विक औसत 36% है, इससे कहीं ज्यादा है इंडिया का अनुपात। तो उच्च उत्सर्जन के कारण यूरोपीय संघ को हाई टैक्स का भुगतान इंडिया को करना पड़ेगा, और भारत लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम उत्पादों का 27% ईयू को ही निर्यात करता है। इसका मतलब ह्यूज लॉस होने वाला है इंडिया को आने वाले समय में। ईयू का क्या स्टैंड है? भाई ईयू कहता है कि सीबीएएम यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले जो कार्बन इंटेंसिव वस्तुओं के उत्पादन के दौरान कार्बन एमिशन हुआ है, उस पर एक उचित मूल्य लगाने का टूल है। ठीक है, स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के एक टूल के तौर पर यह इसको देखता है कि भाई ईयू में हम ये रिपोर्ट करते हैं कि इतना कार्बन एमिशन हुआ है, उसके हिसाब से उस पर भुगतान करते हैं, लेकिन बाहरी कंट्रीज में अगर ये नियम नहीं है, कार्बन एमिशन हमारे यहाँ जो भी इंपोर्ट सामान होकर आएगा उस पर हम लगाएंगे, ताकि हमारे यहाँ ओवरऑल प्रोडक्शन हो या फिर इंपोर्टेड वस्तु हो, उस पर कार्बन एमिशन डिटरमाइंड हो कि कितना हुआ है और उसका भुगतान हमने किया है। ठीक, सीबीएएम यूरोपीय संघ में प्रवेश, ये मैंने बता दिया, और डब्ल्यूटीओ के नियमों और यूरोपीय संघ के अन्य अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन में तैयार की गई प्रणाली है। ये ईयू का स्टैंड है, जबकि विकासशील देश कहते हैं कि ये
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है। अब आज ये डेली क्विज 31 कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूरोपीय संघ की एक नीति है जो आयातित वस्तुओं पर कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क लगाती है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन लीकेज या कार्बन रिसाव को रोकना है और EU के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देना है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, CBAM का पूर्ण कार्यान्वयन जनवरी 2026 से शुरू होगा। आपको बताना है कौन से कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1, 2 और 3। तो इस वीडियो में इतना ही। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम के लिए आज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।